हेलो एवरीवन, हेयर्स द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेट की डेफिनेशन, टाइप ऑफ सेट और कुछ एप्लीकेशन प्लस द अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं सेट। व्हाट इज़ अ सेट? सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? अगर कोई भी कलेक्शन की बात की जाए, उसका आंसर आपका और मेरा सेम है तो वो वेल डिफाइंड है। जैसे हम बात करें अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, तो आपका और मेरा आंसर बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल डिसऑनेस्ट पीपल इन इंडिया, तो सबका कलेक्शन अलग अलग होगा, बिकॉज डैट विल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन आपके टर्म्स में अलग होगी, मेरे टर्म में अलग होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड क्रिकेटर्स, तो उसको भी हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 1, ये भी वेल डिफाइंड होगा, भले ये इनफाइनाइट है लेकिन है तो वेल डिफाइंड। तो देखते हैं इसके बाद सेट का रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा, पहला एग्जाम्पल अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स। तो सबसे पहले सेट को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया AEIOU, ये कलेक्शन हो गया वॉवल्स का। अब इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो सेट A इज़ इक्वल टू AEIOU। तो ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, और एक और रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी समझेंगे। उसके पहले कुछ सिंबल्स को समझ जाएं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। सबसे पहला सिंबल है दिस वन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू सेट A। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस सिंबल को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है डज़ नॉट बिलोंग टू। जैसे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द एलिमेंट K डज़ नॉट बिलोंग टू सेट A। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और सिंबल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे सिंबल होता है एक दिस वन और दिस, इसको हम बोलते हैं सच डैट। इसका मीनिंग है सच डैट। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला है, इसका मतलब है implies that, then the next is if and only if, next is इसका मीनिंग है for all values, right, and the last one इसका मीनिंग है they exist. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज सिम्बल्स, और इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जो कि अभी हमने यूज़ किया जब हमने पहला सेट लिखा था। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे अगर एक सेट की बात करें, ऑल द सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, तो अगर हम बात करें इवन नंबर्स की तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल इवन नंबर्स। अगर पॉजिटिव लिखें तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये इसका एक रोस्टर फॉर्म हो गया। अगेन इफ़ यू वांट टू राइट द सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 10, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स जब हम लिखते हैं तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इस केस में हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, बल्कि वो सारे एलिमेंट्स जब एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लो हमें लिखना हो ऑल द सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, तो हम लिखेंगे अ सेट A इज़ इक्वल टू एलिमेंट X। तो यहाँ पे है एलिमेंट X एक एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, जो कि इस सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सच डैट। तो इट इज़ इक्वल टू X सच डैट X इज़
vowel of English alphabet, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, मतलब एक तरह से हम डेफिनेशन ही लिख रहे हैं। इसी तरह से आपको बताऊं कि आप एक और तरीके से लिख सकते हो। अब दैट मीन्स कि सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, इसी चीज़ को आप दूसरे फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 and 2, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। अगर इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो मैं लिखूंगा इट इज़ x सच डैट x इज़ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक तरीका हुआ इसको लिखने का। इसके रूट्स 1 और 2 आएंगे तो डेफिनेटली इस सेट के अंदर 1 और 2 आएंगे। अब यही तरीका नहीं है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एलिमेंट x सच डैट x इज सेटिस्फाइंग दिस थिंग, दैट इज इट इज लाइंग बिटवीन 0 to 3 where x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इसके बीच में डेफिनेटली 1 और 2 होंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग डेफिनेटली एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं। एंड देयर आर मैनी नंबर ऑफ वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मूविंग अहेड, आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। Okay, first one is empty set. Empty set is a set which is empty. Actually, it will not contain any element. तो कोई भी empty set को आप सिंपल कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल फी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे x such that x is a real root of एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा, इसलिए ये सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। कमिंग नेक्स्ट, इसमें है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या आ जाएगा, इस केस में एक ही एलिमेंट होता है। से फॉर एग्जांपल ये एक सिंगलटन सेट है और इसके भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। इट इज़ अगेन एक्स सच डैट एक्स इज एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू एक ही आएगी, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, राइट। अगला है फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट भी सिंपल है, जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है। तो कोई भी सेट जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। लाइकवाइज इनफाइनाइट सेट, जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको भी हम लोग डेफिनेटली इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको भी हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। Okay, there are some common or the standard notations for the various set जो कि बहुत commonly हम use करते हैं। For example, natural numbers को हम capital N से और integers को capital Z से, इसी तरह Q जो है that stands for the rational numbers, तो उसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम set builder form में लिखें x such that x is equal to p by q, where p and q belongs to integer and q is not equal to 0, right। Likewise हमारी बात अगर हम करें तो रेशनल नंबर्स ये हो गए, दिस इज़ फॉर रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के लिए हम लोग t एज अ सिंबल यूज़ करते हैं और इसमें भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं x such that x belongs to a real number। अच्छा, r जो है वो रियल नंबर्स के लिए, r stands for all the real numbers and x is not does not belongs to a rational number। so ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू है।
इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। तो जैसे इसको वैसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एन ए से। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये बहुत कॉमन नोटेशन है। वैसे इसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोलते हैं और ऐसे लिखते हैं, या कार्डिनल नंबर, तो सी ऑफ ए, अदरवाइज़ हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है, सेट डेफिनेटली फाइनाइट होना चाहिए, उसी का हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास वॉवल्स का सेट है ए ई आई ओ यू, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे द कार्डिनल नंबर इज़ 5। ओके अच्छा, इसमें ये बिल्कुल ध्यान देंगे, कई बार अगर हमारे पास रिपीटेड लेटर्स सेट में लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे U 2 बार रिपीट हुआ, A B कई बार, अगर ऐसा क्वेश्चनिंग है तब भी इसका कार्डिनल नंबर जब हम लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट जो सिमिलर है उसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4, सो इट इज़ ओनली 4, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर देन 2 सेट्स। जब हम 2 सेट्स की बात करते हैं तो 2 टर्म्स हमारे सामने आएंगे। एक आएगा इक्वल सेट्स, तो 2 सेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए और बी इक्वल हैं। इक्वल इसलिए हैं बिकॉज इन दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं प्लस सेम एलिमेंट है, दोनों ही बातें, मतलब एग्जैक्टली जो ए में है वो बी में है। हम देख पा रहे हैं कि बी में भी इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो 1 और -1 आएगा, इसलिए ये ए के बराबर हो जाएगा और हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। लेकिन जब 2 सेट में एग्जैक्टली एलिमेंट्स बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, लेकिन सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स नहीं हैं, तो उनको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए में है हमारे पास 1 and 2 और बी में जो है हमारे पास है से ए एंड बी, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी, या हम लोग ये भी हम लोग अच्छा कंडीशन जो है वो ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं, और जो कंडीशन ये फिल करेंगे उनका कार्डिनल नंबर जो होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। किसी सेट ए को बी का सबसेट कहते हैं या बी को ए का सबसेट कहते हैं अगर बी का हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। तो जैसे अगर हमारे पास ए एक सेट है ए बी सी, तो बी की वैल्यू बी में अगर वही एलिमेंट हो जो ए में है, कम भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट हो सकता है सिर्फ ये हो सकता है, या भी हो सकता है सिर्फ बी से बन गया, या हो सकता है कि इसके अंदर सी हो जाए। लाइकवाइज ए बी 2 से बन सकता है, या बी सी 2 से बन सकता है, या ए सी से बन सकता है, या सारे के सारे एलिमेंट्स हों, राइट। तो बी के अंदर सारे वही एलिमेंट होने चाहिए जो ए में हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, इस तरह से लिखेंगे। अब अगर B यहाँ पे आ गया, मान लो A, B एंड E, तो इस समय पे B जो है वो A का सबसेट नहीं है, तो हम इस तरह से लिखेंगे B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। ओके, प्लीज़ नोट वन थिंग कि अगर हमारे पास सेट A में 3 एलिमेंट थे, आपने देखा कि ये 3 इसके सबसेट थे, उसके अलावा ये 3 6 और 1 7, प्लस एक और सबसेट है जो कि एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो टोटल मिला के 8 सबसेट हमारे बन रहे हैं। तो अगर इफ़ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज़ इक्वल टू M, सो द नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे
वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं डेट इज़ 2 raised to the power m. So this is the important result कि 2 raised power m जो होते हैं सबसेट होते हैं. Now there is one more thing and the term is a proper subset. Here all subset are proper subset but there is one which is not proper subset. यानी कि ये वाला जिसमें कि सारे वही एलिमेंट्स हो जाएं जो A के अंदर हैं उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते. So B is a proper subset if there is at least one element of A which is not in B. ये ध्यान रखेंगे. और proper subset को हम लिखते हैं कि B is a subset of A in which there is a condition that B is not equal to A. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो अभी आपने देख लिए कितने होते हैं, वो होते हैं 2 raised power m. सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, एक नहीं होगा. डैट मीन्स टोटल प्रॉपर सबसेट होंगे 2 raised power m minus 1. सो देर इज़ वन सबसेट विच इज़ नोन एज इम्प्रॉपर. ठीक है, उसको हम हटा देंगे टोटल सबसेट में से. तो कुछ बातें तो बिल्कुल आपने समझ चुके हैं कि अच्छा नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट. Okay, here's a simple illustration. If A is having 4 elements A, B, C, D, तो हमें बताने नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग ईदर A और B बट नॉट बोथ. आप ट्राई कर सकते हो जिसमें कि A होना चाहिए या B होना चाहिए लेकिन दोनों नहीं. उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए सबसेट वो जिसमें सिर्फ A है B नहीं है. अब जब A आ गया है तो C और D के पास ऑप्शन है कि वो आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं. तो 2 एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे, A तो कांस्टेंट बैठा ही है, तो 2 एलिमेंट यानी कि C और D से C और D आएगा या नहीं आएगा, उससे बनेंगे 4. लाइकवाइज अगर सिर्फ B है तो भी C और D को मिला के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे. तो इस तरह से टोटल बन जाते हैं 8 बन जाएंगे जिसमें कि या तो A होगा या B होगा. इसी तरह आप सोच सकते हैं कि ऐसे सबसेट जिसमें A और B दोनों हों वो भी उनको फिक्स करके आप फिर 4 बना सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और इजी है, सिंपल है. सो लेट अस मूव फर्दर. नेक्स्ट इज पावर सेट. पावर सेट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स. लेट्स से A इज़ अ सेट, A के अंदर है एलिमेंट 0 एंड 1. अब इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा 0, एक बनेगा 1, एक बनेगा 0 एंड 1 एंड देयर इज़ अ नल सेट ऑल्सो जिसको हम 5 लिख सकते हैं. ठीक है, अब इनसे जो सेट बनता है, इनके सबसेट से जो सेट बनता है इसको बोलते हैं पावर सेट और रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A. डैट मीन्स पावर सेट ऑफ A. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट के बराबर होते हैं. तो 2 raised power m. तो इस केस में अगर 2 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे पावर सेट में 4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर. I think it's clear to you. Again let's say A is a null set. A अगर null set है तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका सबसेट तो एक ही होगा null set. ठीक है, तो इसका पावर सेट को हम लिखेंगे the set of subset. So this is the power set of A. Got it? Next is the universal set. Universal set is the superset of all the sets. ठीक है, और इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो किसी क्वेश्चन में 2-3 सेट्स की बात हो रही हो. एक सेट है AB, दूसरा सेट B है, से है BC और तीसरा है C, मान लीजिए है CDE. तो अब इनका यूनिवर्सल सेट हम वैसा सेट लेते हैं जो इन सब का सुपर सेट हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर. तो ये पांचों तो मैंने डाल दिया इसके अंदर, F G H ये भी, यानी कि ये सारे जो सेट हमें दिए हैं जो हम बता रहे हैं यहाँ पे,
तो ये सारे जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। व्हाट वी डू इन अ वेन डायग्राम, वी टेक अ रेक्टेंगल विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल सेट, एंड देन अगेन किसी भी सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये ए एक सेट हो गया, ए इज़ अ सेट, अगेन बी एक और सेट है, बी इज़ अ सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी अगर ज़्यादा सेट्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें जिसमें हमने ए को लिया है ए बी और बी को लिया है बी सी, तो इसके अंदर ए आएगा और बी कॉमन होगा जो कि दोनों में है, और सी यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। लाइकवाइज हम सी को भी बना सकते हैं, सेट सी को। तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स हैं। सो इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ऑल द सेट्स एक्चुअली। सो फर्दर वी आर गोइंग टू लुक द ऑपरेशन ऑन सेट, कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, और वेन डायग्राम यहाँ पे बड़ा क्रूशल होने वाला है। ओके, इन ऑपरेशन फर्स्ट इज़ द यूनियन ऑफ सेट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। ठीक है, तो इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो लिखते हैं या बोलते हैं ए यूनियन बी। और इसमें होता क्या है कि इसका जो सेट बनेगा, इट इज़ एन एलिमेंट एक्स सच डैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि या तो a या b में बिलोंग करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर a के अंदर हमारे पास है से 1 2 एंड इनसाइड b हमारे पास है 2 3 4, देन यूनियन में क्या होगा, a यूनियन b में होगा हमारे पास ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। और इसको वेन डायग्राम से कुछ हम ऐसे देख सकते हैं। ओके, हियर इज़ ए एंड बी, और ये जो शेडेड रीजन होगा यानी कि कोई भी एलिमेंट या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो यूनियन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो उनका इंटरसेक्शन हम इस तरह से लिखते हैं, बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर कोई एलिमेंट दोनों को बिलोंग करता है तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। सो अगेन इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 3 4, then A intersection B will contain only 2, because 2 ही वो element है जो दोनों में है। and this is how we can represent with the help of Venn diagram। A है और B है, and this is the reason which is common to A and B both। ठीक है, अगर ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो हम उसको डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये हो गया कि ये इंटरसेक्शन B इज़ अ नल सेट। राइट, ओके, बिफोर मूविंग फर्दर वी वांट टू लिस्ट डाउन फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन। दोनों ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, जिसमें कि अगर हम यूनियन की प्रॉपर्टीज़ को देखें, ए यूनियन बी अगर हम देखें तो सबसे पहले है इट इज़ सेम एज बी यूनियन ए। ये बी यूनियन ए के बराबर ही होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। लाइकवाइज वी हैव ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम बाद में करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डैट मीन्स इट फॉलोज़ द एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज़ अगर आप इसका नल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फाई को हम बोलते हैं इट इज़ द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस तरह से अगेन अगर ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तब भी अगेन यू विल गेट ए, एंड इफ़ यू
डू द यूनियन विद द यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तब आपको मिलेगा यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइकवाइज इंटरसेक्शन के लिए भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी देख सकते हैं। तो पहली सेम है जो कि कम्यूटेटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन करें तो इट इज़ सेम एज ए इंटरसेक्शन if you are doing the intersection with B intersection C. Again the intersection with the null set के साथ intersection definitely 5 देगा, और universal set के साथ जो intersection होगा वो कितना होगा, वो A के बराबर होगा। ये सारी बातें आपको वैसे ही नज़र आ सकती हैं, समझ सकते हैं। A के साथ intersection करेंगे तो again you will get A। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन पे, वो इस तरह से है, इसको भी नोट करें, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी और बीच में आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन के साथ भी होगा। लाइकवाइज यू कैन हैव फ्रॉम हेयर ए यूनियन बी, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, एंड अगेन ए इट्स ए यूनियन सी, राइट। So please note it down carefully. These are the very important properties. आगे चलते हैं, difference of two sets. So difference of two sets, that is A minus B, क्या होता है? It is again a set X such that X belongs to A and X does not belong to B। यानी कि वो सारे elements जो कि A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A में है हमारे पास 1 2 3 4 और B में हमारे पास है 3 4 5, तो A माइनस B क्या हो जाएगा? A माइनस B में सिर्फ 1 और 2 आएगा, 3 और 4 क्योंकि B में हैं वो हम नहीं लेंगे। सो देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। सो हेयर इट इज़, यहाँ पे है, अगर आप देखें, सो दिस इज़ द रीजन विच इज़ कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट बी में नहीं है। तो इस तरह से ये जो शेडेड पोर्शन है ये होगा ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको लिखते हैं ए ट्रायंगल बी, इस तरह से लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, राइट। और हम वेन डायग्राम से इसको कुछ इस तरह से देखेंगे। है इट इज़, देखिए ए माइनस बी तो ये हो गया था और बी माइनस ए ये हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। सो इफ़ वी हैव हेयर, अगर ए में है हमारे पास 1 2 3 एंड इन बी वी हैव व्हाट, बी वी हैव 2 3 5। सो व्हाट इज़ दिस, आप देख सकते हैं वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में 1 है, और जो सिर्फ बी में है वो है 5। तो 1 और 5 यहाँ पे आ जाएंगे। गॉट इट? ओके, फाइनली वन मोर टर्म, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? तो किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसको ए डैश या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए में नहीं है, जो कि ए में नहीं है। इसका मतलब it is x such that x belongs to universal set and x does not belong to A। तो कॉम्प्लीमेंट सेट लिखने का मीनिंग है कि आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए
और वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। ओके, हियर वी आर। ए अगर यहाँ पे सेट है तो इसके बाहर वाले सारे एलिमेंट्स, दैट मीन्स जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में हैं, वो सारे आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, राइट। तो इसके कुछ बेसिक यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखें। एक तो पहली सिंपल है कि अगर आप किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस से ए आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड देन अगर आपको ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करना है तो यानी कि जो ए में है और ए में नहीं है, यू विल गेट द यूनिवर्सल सेट। अगेन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करना है, यू विल गेट नथिंग, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, इसी तरह यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है नल सेट होगा, राइट। नाउ फाइनली टू इम्पॉर्टेंट लॉज जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, लेट अस सी देम। ओके, हियर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लॉ, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। So this is the first point, and the second point हमारे पास है A intersection B, A intersection B complement उल्टा हो जाएगा A complement union B complement. Okay, these laws can be easily understood with the help of Venn diagram, या वैसे भी आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक, देर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व दिस। अगर आप ए को कुछ ले लीजिए और बी को भी कुछ ले लें, ठीक है, कुछ कॉमन भी ले सकते हैं इसके साथ में दोनों में, एंड यू टेक अ यूनिवर्सल सेट ऑल्सो, आपको यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा। अब आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हो। सबसे पहले ए यूनियन बी, हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया 1 2 3, और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया जो इनमें नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में है, इट विल बी 4 and 5। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ LHS, ठीक है। और ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 3 4 5। What is B complement? B complement will be 1 4 5, and what will be A complement intersection B complement? You can watch it. दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 5। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। सो दिस कैन बी ईजली प्रूव्ड। इस तरह से आप सेकंड वाला भी ट्राई कर सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन वी हैव प्रूव्ड हियर, सेकेंड भी आप ट्राई कर सकते हो। इसको वेन डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव सेट ए यहाँ पे है, सेट बी यहाँ पे है। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब ये वाला पार्ट होगा जिसमें ए भी है, बी, दिस डॉटेड पार्ट इज़ ए यूनियन बी, राइट। नाउ व्हाट इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट? इसका मतलब ये बाहर वाला पार्ट हो गया, दिस वन विच इज़ नीदर इन ए नॉर इन बी। एंड व्हाट दिस डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ इज सेइंग? दिस इज सेम एज something which is not in A and something which is not in B. So definitely it is the part which is lying outside of A union B. So this is saying कि जो A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, वो वाले सारे एलिमेंट्स, यानी कि A और B के बाहर वाले एलिमेंट्स की वो बात कर रहा है। तो बहुत आसानी से हम इसको देख सकते हैं। Likewise you can see the second one as well. तो बहुत सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से प्रूव हो सकते हैं। देखते हैं एक दो उनका अप्रोच देखेंगे। लेट अस सी। ओके, हियर इज द फर्स्ट वन विद द 4 ऑप्शंस। यहाँ पे दिया है एक्स एक सेट है, एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप एक्स को कुछ ले सकते हैं, वाई को कुछ ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को ले सकते हैं, और उसके बाद इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और उसके अलावा है डेफिनेटली द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, हियर वी आर, यहाँ पे एक्स और वाई है।
सबसे पहले देखिए x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y इज दिस वन. नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इसके बाहर वाला सारा, दिस वन. ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इसके बाहर वाला, बट फॉर दिस, इसको छोड़ के. अब इसका तुम यूनियन कर रहे हो x के साथ, x के साथ यूनियन कर रहे हो, यानी कि that means you want to include all the elements of x as well. आप इसको भी इंक्लूड करना चाहेंगे. तो देखिए पहले ग्रीन वाला शेडेड तो पहले इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूड हो गया. तो आप सोच के देखो जो फाइनल रिजल्ट तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा. दिस इज़ द, बिकॉज यू वोंट बी मिसिंग एनी ऑफ द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ईज़िली कर सकते हैं आप इसको. डिमॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट. नाउ एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा है, x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये. ठीक है, यूनियन y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस, x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो x में है और जो x में नहीं है, इट इज़ यूनिवर्सल सेट. ना यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत 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 आसानी से कर पाएंगे. ओके, हियर इज़ द नेक्स्ट वन फॉर यू. आप बहुत आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं. इधर तीन तरीके हैं, या तो वेन डायग्राम से कर लीजिए, या तो आप एलिमेंट्स मान के कर लीजिए, या तो आप डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर सकते हैं. तो अगर हम प्रॉपर्टी के थ्रू करना चाहें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन. तो अभी हमने पढ़ा था क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b. अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना. a इंटरसेक्शन a तो a ही होता है. ठीक है, अब a का आप यूनियन करेंगे a इंटरसेक्शन b से. देखिए a में सब कुछ है जो a में है, और यहाँ पे वो है जो सिर्फ a और b दोनों में है. तो सिंपल है, अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास a ही आएगा. राइट, तो ये a हो गया. इस तरह से देख सकते हो. वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं. सो a यूनियन b, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये हमें दिख रहा है, दिस इज़ a यूनियन b. अब a के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो a के साथ अगर इंटरसेक्शन करना है तो क्या आएगा, डेफिनेटली a के साथ, मतलब कॉमन ही आएगा ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये पूरा का पूरा a ही मिल जाएगा. ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है दोनों तरीके से. राइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. Now try these problems based on this video.